नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया है, उसमें कई चौंकाने वाले नतीजे दिए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी एक बड़ी विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। वैसे ही तमिलनाडु में नए एक्टर सुपरस्टार टीवी के विजय ने एक तरह से वहाँ पे द्रविड़ियन पार्टी की जो मोनोपोली थी, उसको खत्म कर दिया है तमिलनाडु में। वैसे ही जो केरल के चुनाव में यूडीएफ फ्रंट की जीत हो रही है, आसाम में हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इस चुनाव के जो विधानसभा चुनाव है, उसके जो बड़े टेक अवेज हैं, वो क्या हैं? और क्यों पश्चिम बंगाल में बीजेपी, पूर्व के सारे राज्यों में बीजेपी एक तरह से इकलौता राज्य था जहां पे बीजेपी की का कमल का नहीं खिला था। तो उन राज्यों में बीजेपी की जीत क्यों हुई? ममता बनर्जी क्यों पिछड़ गई? ममता बनर्जी की हार क्यों हो रही है? तमिलनाडु में क्यों टीवी के फैक्टर इतना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनकर उभरा? इन सारे सवालों को और आज के चुनाव कार्यक्रम में इन सवालों को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल है। सुनीता आर्यन जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की रेजिडेंट एडिटर रही हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। साथ ही सुप्रियो बासु जो सीएसडीएस के कोऑर्डिनेटर पश्चिम बंगाल में रहे हैं, चुनाव को डेटा को एनालाइज करते रहे, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशिकांत पांडे जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अंशु नैथानी जो सीनियर जर्नलिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सुप्रियो बासु, आपको क्या लगता है कि जो टीएमसी की जो गलतियां थी, उस वो सारे फैक्टर उसकी वजह से टीएमसी की हार हुई है? बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन था, बीजेपी का पोलराइजेशन की स्ट्रेटजी बहुत बेहतरीन थी, पिछली बार की गलतियों से बीजेपी ने सबक लिया। पिछले चुनाव में जिस तरह से उन्होंने ममता बनर्जी को टीज किया था और ममता उस पर खेल गई, इस चुनाव में बीजेपी ने वो सारी गलतियां नहीं की। इसके अलावा जो एड ऑन आप कह सकते हैं कि एसआईआर या फिर जो सेंट्रल फोर्स की डिप्लॉयमेंट थी, जितने माइक्रो प्लानिंग थी, उसकी वजह से बीजेपी इस नतीजे तक पहुंची है। या फिर आपको लगता था कि नहीं, अगर ये सब नहीं भी होता तो ममता की जो गलतियां थी उससे ये सब होना ही था? देखिए, दो चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसआईआर तो एक मुद्दा है ही, क्योंकि जो 27 लाख की बात कर रहे हैं हम लोग, वो एक्चुअली 90 लाख नाम वोटर लिस्ट से घटा हुआ है। उसमें 27 लाख जो है वो है अंडर एडजुडिकेशन में थे। उसको लेकर हम बात कर ले, क्योंकि अभी ये साबित हो गया ट्राइब्यूनल में जितने भी लोगों ने गया है अंडर एडजुडिकेशन में, जो डिलीट हुआ उनसे भी वो 99% वैलिड वोटर हो, 99%. So this is the real questions for election commission and the real questions of Supreme Court, for Supreme Court also. ये इतना वोटर को बाहर रख के एक वोट करना कितने वैधता है? Is this election is valid or not? तो आप कह रहे हैं कि कुल मिला के ये जो लोग बाहर हुए, अगर वो शामिल होते तो नतीजा ममता बनर्जी जीत रही होती? नतीजा वाला चीज नहीं, मगर ये क्रॉस प्रॉब्लमेटिक सेक्टर है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके पास मशीनरीज है, उन्होंने ये लिमिटेशन कर दिया वोटर को। जो इतने दिन तक तृणमूल ने बहुत सारे लोगों को वोट देने से रुकता था, उनका जो सिस्टम है, जो मसल पावर है, उससे बीजेपी ने उसको जो स्टेट मशीनरीज है उससे है रोक दिया। दिस इज द सिचुएशन। फर्स्ट स्ट्रेटेजी तो बीजेपी के है ही। अभी तक मैं ये कह रहा हूं, जो बीजेपी का उतना संगठन वेस्ट बंगाल में अभी तक नहीं है। सो दे just manipulating every aspect of administration. जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप है उसको वो मैनिपुलेट करने के कोशिश किया। जैसे तृणमूल ने पंचायत और जो हमारे ये अर्बन इलेक्शंस होता है, वहां पर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, वहां पर तृणमूल सेम चीज करते। तो इस बार कुछ एडवांटेज बीजेपी के है, मगर इसके बाजू में एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़े मुद्दा हो गया
क्योंकि आप सोचो, साल भर जो टीचर लोग बैठे हुए हैं रास्ते में, अपने एक बार भी वहां पर जाकर एड्रेस नहीं किया। जो कुछ हिंदू कम्युनिटी इन मुर्शिदाबाद जो डिस्प्लेस्ड होकर मालदा जाने के मजबूर थे, आप उसे भी एड्रेस नहीं किया। सो these all are things are happened, but I am very much एक मत है नाग साहब से, ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर एवरी वेयर इन वेस्ट बंगाल। हम तो लोग आप सोचा कह रहे हैं कि 40% के ऊपर का जो वोट शेयर है, ममता का जो वोट शेयर है वो पिछली बार से थोड़ा सा कमा है, लेकिन जो बीजेपी का वोट शेयर 40% से ऊपर का वोट शेयर है वो मैनेज किया हुआ वोट शेयर है। एग्जैक्टली मैनेज किया हुआ वोट शेयर है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कुछ वेव नहीं थे, हवा नहीं थे। सो हवा के कुछ सिम्टम वेस्ट बंगाल में नहीं थे। जो हुआ है वो एक न्यू फेनोमेनन है वेस्ट बंगाल में। डेटा आने के बाद हम सोच सकते हैं ये क्या एक्चुअली हुआ। अभी तक इलेक्शन जो रिजल्ट है वो कंप्लीट नहीं हुआ। सो दिस इज द सिचुएशन इन वेस्ट बंगाल नाउ। जी नाग साहब, भद्रलोक आज खुश है या दुखी है? क्योंकि भद्रलोक तो ममता से भी खुश नहीं था, वो तो लेफ्ट फ्रंट की सरकार से खुश थे। तो अब तो आपके लिए और दुखी होने की जरूरत है कि बीजेपी आ गई। मेरा जो पॉइंट है उसके हम एग्री करते हैं, और जो थोड़ा जो प्रोसीड्यूरल जो लैप्स है वो तो हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। But you have to see, I am actually telling all the panelists that the overwhelming people, the 90%, the grossly 90% people, both urban and rural taken together, they actually turned up. And compared to 27 lakhs, the huge percentage of voters, they went there, and initially we thought that the benefit would go either in favor of TMC or BJP. But after the counting, ये जो रिजल्ट जो आ रहा है वो ओवरवेलमिंग का एक, it was not a swing, it is not a swing, slight swing, but it is a overwhelming shift in favor of BJP. So political mood of the state is very conspicuous, very perspicuous, very clear. So the message is very clear that people have the people's mandate goes in favor of BJP. So people is giving the chance to BJP for repairing the administrative apparatus of the state, for economic management, for bringing about a kind of reconstruction in the state. The damage already, the other panelists were being said that they have seen the plight of the people of West Bengal. So it's a kind of, I think, a kind of middle ground we have to find. If we say that it was a complete negative vote that went in favor of BJP, that is not correct, because people wanted a change, a positive change. So it is a kind of positive bent also in favor of BJP. They wanted to repair the damage already done. So it is a kind of positive aspect of people's mindset that that we are not speaking in terms of vote wastage, because some people must be voting, but this time people's overwhelmingly they turned up. They did not waste their vote. And if you see how the percentage shot up, it shot up in the last 2 hours from 3 p.m. to 5 to 6 p.m. The percentage shot up from 60% to 90%. So I think that this year the headline should be people's quiet vote for BJP. So initially some committed voter of both the parties, of both the parties means all the parties, they cast their vote. But the difference actually was made by the quiet voters. But the quiet voters who quietly voted, silently voted in favor of BJP, and that made the swing possible. And they wanted very decisively, they wanted BJP to come and rescue the people of West Bengal and to repair the damage. And people's discontent is not only limited to administration, its politicization. As the panelists were saying that that despite manipulation, we are not
I'm not saying that there was no manipulation. SIR creates some sort of apprehension among Motuas, the minorities. It is there, but my opinion is that if we take it into granted, even then that there is a people's overwhelming mandate against Mamata and positively in favor of. It is not the negative voting in favor of the BJP. So BJP hurts the people's Bengali mindset. It is not granted. So people, they had, because most of the BJP central supremos, they came and they lectured in Hindi, and people of Bengal, they understand Hindi very well. It is the charisma of Bengal that they are so much exposed to outside influences, and also the Gujratias, the Biharis, the Orias, and the UPs, the South Indians, they are settled in West Bengal. So they are very much accustomed to this kind of new cultural mixing. So that is taking place, and I think it is a kind of conservative propaganda to say that it's a kind of Bengali Osmita. So it is not like that. We are living in a state of globalization. We are living in a state of, we are using mobile phone quite often. So I think that our communication, our lifestyle, it is under modernization, going through a modernization process. And Bengal is one of the modernized states, very politically sensitive. So they actually decided what to do. I think it is a silent voter. It is a quiet voter who quite. ठीक है, शशिकांत जी कुछ काउंटर करना चाहते हैं? शशिकांत जी, क्या बीजेपी की हिलसा मछली और झालमुड़ी अलग होगी ममता से, या वही हिलसा मछली दोनों इस्तेमाल करेंगे, दोनों खाते हैं? एक शंकर जी, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि हम लोग जो पिछला डिस्कशन कर रहे थे, जो हम पिछली बार मिले थे, कि एक्सिस बाय इंडिया ने जो फर्स्ट राउंड में अपना एग्जिट पोल करने की कोशिश की थी, तो उसमें जो प्रदीप गुप्ता है, उनका कहना था कि हमारे जो लोग थे उनको, कई लोगों को पकड़ लिया गया था और हाई कोर्ट के थ्रू उन्होंने उनको बेल कराया था। 20-22 दिन वो जेल में रहे थे और उन्होंने अपना जो है एग्जिट पोल रोक दिया था। तो इसमें एक कहीं ना कहीं एक मैसेज था उसमें कि लोगों को में एक कहीं ना कहीं डर था और वो फ्रीली जो है वो अपनी बातें नहीं रख पा रहे थे। तो ये भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो सेंट्रल फोर्सेज वहां पर मैसिव स्केल पे डिप्लॉय हुई और वोटर्स को एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर तो था ही, असंतोष था रूलिंग पार्टी से, और उन्हें जो डर नहीं रहा जो मैसिव स्केल पर जो सेंट्रल फोर्सेज के आ जाने के बाद से, उन्होंने जो है वो खुल करके वो अपने आप को एक्सप्रेस किया और वो उसका मैनिफेस्टेशन हमें जो है वो रिजल्ट में दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं एक जो लेफ्ट की जो लेगेसी रही है वही ममता बनर्जी के द्वारा भी, जो उनकी पार्टी के द्वारा भी किया जा रहा था। तो वो एक तो जरूर है कि स्टेट अपैरेटस का उपयोग हुआ, 27 लाख वोटर्स के नाम कटे और जिन सर्टेन पॉकेट से कटे हैं वो वहां पे वो डेटा है कि ओवरऑल 5% वोट वहां कम हो गए हैं, और जहां पर विक्ट्री मार्जिन बहुत छोटी होती हो वहां 5% बहुत मैटर करता है। लेकिन इसके अलावा ये दूसरा भी फैक्टर है कि लोगों को में जो एक सेंस ऑफ फियर हुआ करता था वो उससे निकल पाए और उन्होंने वोट किया है। अगर हम इसके लार्जर रिपरकशंस की बात करें तो ममता बनर्जी जो कि एक इंडिया अलायंस का जो एक बड़ा कंपोनेंट थी, एक बड़ी कद्दावर नेता थी, और अगर वहां से जो एक जिस तरह से जो रिजल्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये एक अपोजिशन मुक्त भारत की जो बात, जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात वो करती रही है बीजेपी, ये अपोजिशन मुक्त भारत की तरफ जो जाता हुआ दिख रहा है ट्रेंड, ये कहीं ना कहीं जो है वो इट्स नॉट ए गुड साइन, क्योंकि विपक्ष का लोकतंत्र में बड़ा रोल होता है और अपोजिशन पार्टीज के आपस के जो इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो उसका भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा जो है फायदा उठा रही है, और एक कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग जो है लोगों के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर केंद्र राज्य में उसकी सरकार है वहां पर विकास बहुत तेजी से हो रहे हैं। तो वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो है बंगाल की जनता ने साइलेंटली, वो बहुत पब्लिक डोमेन में नहीं था लेकिन उन्होंने साइलेंटली जो है वो वोट किया है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, तो और उसका मत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को गया है। तो अपोजिशन के लिए एक मैसेज है कि अगर इस तरीके से, जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके लिए एक उम्मीद की किरण जगी थी, वो स्टेट के इलेक्शंस के में जो वन आफ्टर अनदर जिस तरीके से वो लूज कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ा जो है एक अलार्मिंग सिग्नल है अपोजिशन के लिए और जो इंडिया अलायंस है उसके लिए।
सुनीता जी, जो बिग पिक्चर स्टोरी क्या है, जो 5 राज्यों का जो जनादेश है, मैंडेट है, अगर आप पेज 1 बना रही होती, तो पेज 1 की क्या-क्या हेडलाइन होती कि इंडिया ब्लॉक के 2 बड़े जिसको कहते हैं लीडर एक तरह से धराशायी हो गए। अगर आप देखें कि एक तरफ से उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, नाउ स्टालिन, केरल में सीपीएम की सरकार चली गई, तो इंडिया ब्लॉक क्रैक हो गया, या फिर कांग्रेस एक तरह से आज राहुल गांधी थोड़े से खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे कि केरल में उनकी सरकार बन गई, और कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा ये चाहता था कि स्टालिन के साथ में कांग्रेस का अलायंस ना हो, वो टीवीके के साथ में हो। तो कांग्रेस किस तरह से आने वाले दिनों में, जिस तरह से राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के मिड इलेक्शन के बीच में जिस तरह से ट्वीट कर रहे थे, तो कुल मिलाकर इंडिया ब्लॉक के जो रीजनल प्लेयर हैं वो कॉर्नर हो गए, और आने वाले अगले साल में जो चुनाव होने हैं वहां पर ज्यादातर जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गोवा हो, उत्तराखंड हो, या फिर आने वाले दिनों में गुजरात हो। तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई अगले साल होने वाली है। देखिए शशांक जी, पहली बात तो हम लोगों ने काफी वेस्ट बंगाल पे बात कर ली है, बट आई थिंक अगेंस्ट ऑल सर्कमस्टांसेस ममता बनर्जी ने लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी है, एंड वी मस्ट टेक नोट ऑफ दैट, क्योंकि जिस तरह से सारे फोर्सेस खिलाफ थे, I being a feminist to some extent, I think one should take note of the fact that Mamata Banerjee actually fought very strongly. रहा हम जो बहुत सुना करते थे कलकत्ते के बारे में, वेस्ट बंगाल के बारे में, कि लेफ्ट के टाइम से कि साइंटिफिक रिगिंग की बात होती थी, यहाँ के नेता कहते थे कि हम वहाँ जाएंगे, सीखेंगे, तो वो ममता करती थी, और शायद अब की बारी हम उसको मैनेजमेंट की बात करते हैं। नाउ हैविंग सेड सो, आई थिंक इलेक्शन टू इलेक्शन चेंज होता है। अब यूपी की बारी है, इससे सबसे बड़ी हेडलाइन जो बनती है कि आफ्टर बिहार बीजेपी इज इनविंसिबल, एक ये मैसेज आता है कि नाउ बीजेपी कैन विन इलेक्शंस। देखिए तमिलनाडु एक बहुत बड़ी उनकी जीत है जिसको हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वहां पे दोनों द्रविडियन पार्टीज को उन्होंने एक तरह से, आप देखिए वो डाउन हो गई, एक तरह से हार गई, और जो नए आए हैं विजय, वो अब उनको सेंटर के साथ मिलके काम करना होगा, और जब काम करेंगे तो फिर डबल इंजन का गवर्नमेंट बनेगा, या तो वो उनके साथ जाएंगे या फिर वो पार्टी टूट जाएगी, बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू पार्टी। सो उन्होंने तमिलनाडु में बीजेपी की जो पेनिट्रेशन हुआ है वो बहुत ही मेरा जहां तक ख्याल है बहुत स्ट्रैटेजिकली हुआ है। हम लोग सब वेस्ट बंगाल पे फोकस कर रहे थे। कमिंग टू द 5 इलेक्शंस, पंजाब, ना पंजाब में एसएडी कहाँ है पता नहीं, अभी तक तो वो उठ ही नहीं पाए हैं आफ्टर ऑल द ड्रामा दैट हैज हैपेंड। वहां अभी एसआईआर नहीं हुआ है, आई थिंक इट इज स्टिल द प्रोसेस इज ऑन, एंड वहां पे लड़ाई कांग्रेस और इनकी है। हरियाणा का रिजल्ट जो हुआ उसके बाद लेकिन पंजाब में तो राघव चड्ढा बीजेपी में आ गए, तो यानी कि आपका जो ब्रेकवे ग्रुप है उसके सारे बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। जी जी, और अब वो कोई फार्मर्स की उतनी बड़ी नाराजगी नजर नहीं आती है कि जो आई थिंक वो भी मैनेज हो जाएगा। तो हरियाणा और ये सब देखने के बाद कांग्रेस मुझे नहीं लगता इस हालत में नजर आ रही है। कहते लोग यही हैं कि कांग्रेस के लिए अगर कोई होप है तो पंजाब में है, बट जिस तरह से बीजेपी हर स्टेट के लिए स्ट्रेटेजीज बना रही है, दे हैव अ स्ट्रेटेजी फॉर पंजाब आल्सो, एंड किसान फार्मर्स वो सब अब इस समय तो इश्यूज सब डाउन हो गए हैं। यूपी विल बी द मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस। उत्तराखंड में जनरली इट इज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, वहां पे कोई और पार्टी है नहीं, और बीजेपी ने अपने को काफी मोबिलाइजेशन करा है ऑन कंसोलिडेशन करा है ऑन हिंदू लाइन्स, वो बड़ा क्लियर है। यहाँ पे अब है, अभी तक अखिलेश यादव जी अच्छी लड़ाई के मूड में थे, क्योंकि 2024 के बाद उन एक पीडीए फैक्टर ने उनको बड़ी मदद करी थी, बट यहाँ पे 2 करोड़ लोगों का नाम डिलीट हुआ है एसआईआर से। इफ एसआईआर इज ऑल्सो अ फैक्टर इन इलेक्शंस, then I think UP is going to be tougher for अखिलेश यादव। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने वेस्ट बंगाल में अगर मुस्लिम्स काफी गए उसमें, ऑल्दो आई थिंक टीएमसी के भी कई वोटर्स का नाम डिलीट हुआ था जो गए हैं, वो उस तरह से यूपी में भी उस तरह से प्लानिंग हुई होगी। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक और चीज जो मुझे दिखता है कि वेस्ट बंगाल से जो मैसेज आया है कि इट विल बी हार्ड लाइनर्स वाली पॉलिटिक्स होगी,
they'll go full blast on consolidation of their Hindu votes and वही एक PDA का काउंटर होगा. अब बाकी तो इलेक्शंस में कब क्या इशू बनता है दैट विल गेट टू नो लेटर. अब लास्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था. सो आज की तारीख में मुझे लगता है कि बीजेपी इज गंग हो, उनका काडर बहुत एक्साइटेड है एंड उस वजह उस मूड से जब वो जाएंगे और जब बीजेपी एसपी थोड़ा डिमोरलाइज्ड हो गई, अब अकेले पड़ गए हैं. पहले ये था कि भी ममता भी आएंगी जीतने के बाद, स्टालिन भी आएंगे एंड देयर बी अ गुड कैंपेन. तो थोड़ा डिफिकल्ट तो और होगा अपोजिशन के लिए. कांग्रेस तो अभी दिखाई नहीं दे रही है और उस समय वो पंजाब में घूम रही होंगी ज्यादा वक्त. तो लेट्स सी क्या होता है. बट यू नो टू से दैट रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी, क्या होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है. ये हम इलेक्शन टू इलेक्शन एनालिसिस करते हैं और फिर चीजें बदलती हैं. बट यस, आज की तारीख में बीजेपी की सारी स्ट्रेटजीज सक्सेसफुल हो रही हैं एंड they are proving themselves to be invincible. शशिकांत जी, आपके हिसाब से लार्जर पिक्चर क्या है आने वाले दिनों के? क्योंकि जैसा कि सुनीता जी ने कहा कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां पे कांग्रेस को काफी सारी उम्मीदें हैं. जिस तरह से केरल के बाद इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पे पंजाब में कांग्रेस को लगता है कि इस इलेक्शन में आप जिस तरह से टूट रही है, आपका जो क्रेज है वो खत्म हुआ है, केजरीवाल संकट में है, तो पंजाब में कांग्रेस के लिए काफी चांस है. लेकिन जिस तरह से बीजेपी एग्रेसिव है, जिस तरह से उन्होंने 7 एमपीज को तोड़ा और ये भी कहा जाता है कि 50-60 एमएलए भी टच में है, अगर न भी टच में हो, वो नहीं भी टूटते हैं, तब भी बीजेपी वहां पे कोई ना कोई खेल जरूर करेगी, उसकी एक अलग स्ट्रैटेजी जरूर होगी पंजाब में. तो वैसी स्थिति में या फिर उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कि राहुल गांधी के लिए खुश होने की जरूरत है कि ठीक है ममता निपट गई, स्टालिन निपट गए, तो पंजाब में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अपॉर्चुनिटी है, कांग्रेस इस अपॉर्चुनिटी को देख रही है उत्तर प्रदेश में कि ठीक है इस समय अखिलेश के साथ ही मिलकर कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी या कांग्रेस की जड़ें थोड़ी मजबूत होगी, अखिलेश मजबूत होंगे, तभी 2029 के लिए चांस बनता है. क्या आपको लगता है नेशनल लार्जर पिक्चर क्या है? जी, पंजाब की हम बात कर रहे हैं. पंजाब में अकाली और कांग्रेस के बीच में जो है वो सत्ता जो है का बदलाव होता रहा है, कभी अकाली कभी कांग्रेस. लेकिन पिछली बार वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ इसी तरह से आई जैसे कि अभी विजय की पार्टी वहां पर आई है. मान का जो है वो शुरुआत के दिनों में जिस तरह से उनका होल्ड रहा पार्टी पर, लग रहा है कि वो धीरे धीरे वो जो है वो बिखर रहा है. या भारतीय जनता पार्टी ने विशेषकर जिस तेजी से एकदम से राघव चड्ढा के थ्रू जो है वो आम आदमी पार्टी को तोड़ा है. तो लेकिन पंजाब के अंदर निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए होप होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कमजोर हो रही है उसके लिए दोनों ही जो पार्टियां हैं, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों ही प्रयास करेंगी. अकाली दल भी जो है फिलहाल हाशिए पे ही जाता हुआ दिख रहा है और प्रकाश सिंह बादल के बाद जो है वो उनके बेटे जो सुखबीर बादल जो है और उनके ऊपर भी तमाम जो करप्शन के चार्जेस रहे हैं. तो एक पंजाब मुझे लगता है कि एक रे ऑफ होप होगा कांग्रेस के लिए और कांग्रेस कोशिश करेगी कि हम पंजाब में वापसी करें. और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसके लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि वो पंजाब कभी भी वो भी जो है पंजाब में अपनी सरकार नहीं बना पाए हैं. और जिस तेजी से वो और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, बंगाल में जिस तरह से उनकी सरकार आई है, स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ पीछे से जो है वो काफी मेहनत करता है. तो ये इन समय बताएगा. मुझे लगता है कि पंजाब का सिनेरियो क्या होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मुझे कांग्रेस को वहां पर एक चांस मुझे लगता है कि कांग्रेस को अगली बार होगा. रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से राहुल गांधी के लिए मैं ऐसा नहीं मानता कि बहुत खुश होने की बात है, क्योंकि ये जो अपोजिशन के जो विशेषकर जिस तरीके से जो क्षेत्रीय पार्टी है, चाहे वो पहले नवीन पटनायक हो, उनका एक लंबा होल्ड था वहां पर, वहां भारतीय जनता पार्टी ने एंट्री कर ली. अभी बंगाल में ऐसा ही हुआ, या स्टालिन की अगर डिफीट होती है, तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं, बंगाल में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन आज आप अपने अकाउंट आपके नहीं खुल रहे हैं, तो कोई ऐसी कोई खुश होने वाली बात नहीं है. और विशेषकर उत्तर प्रदेश में उन्हें भी पता है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है. तो भारतीय जनता पार्टी
वो पार्टी है जो कि अपने जिस दिन वो चुनाव हारती है उस दिन से वो अपनी अगले चरण की तैयारी शुरू कर देती है। उन्होंने पहले भी ऐसा किया था कि जितने भी विधानसभा की सीटें लोकसभा के हारे थे तो वहां पर उन्होंने जो है ऑब्जर्वर बना दिए थे, लोग डिप्यूट कर दिए थे। तो ऐसे में वो कोशिश बिल्कुल होगी, क्योंकि पिछले चुनाव में जो पीडीए का फार्मूला था अखिलेश यादव का और उनकी स्मार्ट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन थी, संविधान वाली बात, और वो सब चीजें उनके पक्ष में गई थी। लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से काम कर रही होगी और वो कोशिश उनकी होगी कि इस अगर पीडीए का काट है तो अगर हिंदू वोटर्स को अगर वो कंसोलिडेट कर ले जाते हैं अपने पक्ष में तो वो चीज उनके फेवर में जाएगी। और कांग्रेस पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है उत्तर प्रदेश में वो ये है, और अभी भी वो बना हुआ है, हालांकि उनके पास उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बड़े तेज तर्रार नेता अजय राय जी को लाया है सामने, लेकिन जो संगठन है पार्टी का एक लंबे समय से, चूंकि पार्टी जो है वो सत्ता से गायब है और जिस तरीके से यूथ एक डिसाइसिव रोल प्ले कर रहा है, अभी जब डाटा आएंगे तो पता चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि विजय की जीत में जो है वो यूथ और जनजी जिसे हम आजकल कह रहे हैं उसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। बंगाल के अंदर भी ये चीज आएगी, क्योंकि यूथ जो है वो उसमें जो डिसकंटेंट है, आक्रोश है, और भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत खूबसूरती से पहले महिलाओं को और अब यूथ को वो चैनलाइज कर रही है। प्रधानमंत्री ने भी कई बार बोला है कि वो हम क्लास की वो बात करते हैं कि हम महिला और युवा इस रूप में वो बातें करते हैं, तो वो उसको जमीनी स्तर पर वो उसको फोकस कर रहे हैं ताकि जो कास्ट का जो एंगल है या इस तरह के जो इश्यूज हैं उसको किस तरीके से हम कॉर्नर कर सके। तो उत्तर प्रदेश में भी वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मजबूत संगठन है, और कहीं ना कहीं आप उनके अंदर जो डिस्कंटेंट है भी, जो रिजेंटमेंट भी है, वो उसे पब्लिक में नहीं आने देते हैं, वो उसको एडजस्ट कर ले जाते हैं ताकि, क्योंकि उनके जो शीर्ष नेतृत्व है वो बहुत मजबूत है। तो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी ने निश्चित रूप से 30% प्लस का अपना उत्तर प्रदेश में वोट बैंक बना रखा है, संगठन मजबूत है, चुनौती मजबूती से वो प्रस्तुत करेगी। तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि जो है वो वास्तव में क्या रिफ्लेक्ट करता है रिजल्ट के रूप। अंशु, आपको लगता है कि एक जमाने में हरियाणा के बारे में कहा जाता था कि हरियाणा में लाल, भजन लाल, देवी लाल, बंसी लाल, उस राज्य में भी बीजेपी ने कमल खिला दिया। त्रिपुरा में जहां पे ये कहा जाता था कि लेफ्ट की सरकार है और यहाँ पे बीजेपी कैसे आ सकती है, वहां पे बीजेपी आ गई। ममता बनर्जी जो एक किला थाम के बैठी हुई थी, ममता बनर्जी को बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया। तो जो 300 मीटर की रेस में दौड़ने वाला प्लेयर 7000 और 3000 की मीटर में भी रेस में दौड़ के उस किला को जीत ले रहा है, आपको लगता है कि ऐसा कोई किला आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में बचेगा जहां पे बीजेपी अपने झंडे को फहरा नहीं पाएगी? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी फाइट दी थी 2024 के चुनाव में, लेकिन आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव वो करिश्मा दिखा पाएंगे? वो पीडीए का फैक्टर, उस कास्ट कोलिशन का जो समीकरण था, उस समीकरण के सहारे वो योगी आदित्यनाथ या बीजेपी को रोक पाएंगे? शंकर जी, जिस तरह से टीएमसी यहाँ पर ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है बीजेपी के हाथों, तो मुझे लग रहा है कि ये अब नेक्स्ट नंबर अखिलेश यादव का होने वाला है। उनको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि जो बीजेपी जिस तरह की स्ट्रैटेजी बनाती है, अभी आपने कहा कि हरियाणा में ऐसे कैसे हुआ या और राज्यों में कैसे हुआ, तो कई फैक्टर्स है जिन पर वो काम करती है। हरियाणा में आपने कहा भजन लाल ये सब थे, और उसके बाद बीजेपी की वो एक हुड्डा डायनेस्टी आ गई। तो ये कहीं ना कहीं जो कई राज्यों में एक डायनेस्टी रूल चला आ रहा है लंबे समय से, परिवारवाद का, उसको भी लेकर लोगों में एक उकताहट होती है, और उनके पास जब वो ऑप्शंस आते हैं तो वो उन ऑप्शंस के जरिए वो सामने आते हैं, और बीजेपी कई बार इन चीजों को काफी भुनाती है। क्यों वो हर जगह परिवारवाद की बात करती है या एक डायनेस्टी शासन की बात करती है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फैक्टर है। हमें ये जानना होगा, जिसको बीजेपी एक बहुत अच्छे तरीके से लोगों के बीच में जाके प्ले करती है, और अलग अलग राज्यों में उनकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। और यही उत्तर प्रदेश में भी है कि बहुत नए सिरे से अब सोचना पड़ेगा अखिलेश यादव को कि वो बीजेपी का जवाब कैसे देंगे, और इसके ज्यादा रिपरकशन टीएमसी में का चुनाव बंगाल का हारने के बाद मैं देख रही हूँ कि सेंटर में इसका क्या असर पड़ेगा। जिस तरह से बीजेपी अजेय होती जा रही है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है, मतलब वो एक माइनॉरिटी से मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रही है। 240 सीटें लाने के बाद अब हो सकता है कि उनकी लोकसभा में भी अब और सीटें बढ़ जाए। बहुत सारी चीजें जो अब
शायद उनके हिस्से आए। जब लोग देखते हैं कि जो जीत रहा है या जहां पर उनका शासन है वहां से लोग खिसकने लग जाते हैं। आप पार्टी में क्या हुआ, ऐसा और पार्टी में भी हो सकता है। आज राज्यसभा में भी वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच गए हैं, तो जो भी कानून उनको बनाने होंगे वो बनाएंगे। हालांकि लोकतंत्र के लिए ये बिल्कुल भी स्वस्थ चीजें नहीं है कि क्षेत्रीय दलों का खत्म हो जाना या ऑपोजिशन का पूरी तरीके से खत्म हो जाना। और जो एक आपने बात यहाँ पर ये कही थी कि जब क्षेत्रीय दल इस तरह से खत्म हो रहे हैं या हाशिए पे जा रहे हैं, तो क्या केवल लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच रह जाएगी? कांग्रेस ये थोड़ी मुगालता पाल सकती है, वो खुश हो सकती है कि रीजनल पार्टी सब खत्म हो जाएंगी तो शायद दो में ही मुकाबला बचे और लोगों के पास और ऑप्शन ना रहे। अगर बीजेपी को नकारना है तो कांग्रेस के पास आए, लेकिन ऐसा मैं ज्यादा होते हुए नहीं देख रही हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने अभी अपने आप को उस मकाम पे उतना नहीं पहुंचाया है कि वो बीजेपी को उस तरीके से फाइट देती नजर आ रही है। तो ये बहुत कहना मुश्किल है। अभी मुझे वन साइडेड बीजेपी का एक जिसे कहते हैं ना, एक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा हुआ है और वो दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। और ये क्षत्रपों का खत्म हो जाना, ऑपोजिशन का टूट जाना, और कई मैम कह रही थी कि पार्टियां नहीं खत्म होती, पर हमने देखा है कैसे बीजेडी खत्म हुई है, कैसे जेडीयू को खाया है। जिसके साथ भी बीजेपी रही है उन दलों के साथ उन्होंने उनको खत्म किया है। और ये क्षेत्रीय दल खत्म हो रहे हैं, कैसे शिवसेना एक तरीके से खत्म हुई है। तो ये हो सकता है कि पहले बहुत चीजें थी, टू पार्टी बहुत देर तक पॉलिटिक्स चली, फिर कोलिशन गवर्नमेंट का दौर आया, मल्टी पार्टी का दौर आया, रीजनल पार्टी का दौर आया, तो पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं। हो सकता है कि हम एक वन पार्टी डोमिनेशन की तरफ बढ़ रहे हों, और ये बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। मैं कांग्रेस को बहुत ज्यादा मुकाबला करने की स्थिति में नहीं देख रही। उनको खुश होने की जरूरत नहीं है कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी तो उनके लिए कोई फायदा होने वाला है। और अब नेक्स्ट 2027 में चाहे वो पंजाब है, चाहे वो अपना यूपी है, बहुत बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सेंटर में, संसद में भी अब बीजेपी मुझे मजबूत होती हुई नजर आएगी। तो बहुत सारे मैसेजेस हैं यहाँ पर, और ये सब पार्टीज को अब सोचना चाहिए कि वो कैसे इससे टैकल करेंगे। ठीक है सुनीता जी, एक अंतिम सवाल आपसे कि विजन कैसे मुख्यमंत्री होंगे, और अगर पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री होते हैं, हालांकि बीजेपी के बारे में ये कह नहीं सकते कि कार्ड से कोई और ओल्ड जनरेशन का नेता ले आए, लेकिन ये दोनों मुख्यमंत्री के रूप में आप इनको कैसे देखती हैं या कैसे आंकती हैं? देखिए मेरे लिए इसके ऊपर कमेंट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने उनको ज़्यादा उनका जो परफॉर्मेंस है वो पॉलिटिकल देखा है अभी तक तो। और शुभेंदु अधिकारी तो काफ़ी फाइटर किस्म के हैं, और जिस तरह की वेस्ट बंगाल की राजनीति है मुझे लगता है, बट बीजेपी बहुत सरप्राइजेस देती है। तो आज की तारीख में कुछ भी कहना कि वो किसको बनाएंगे वो बहुत मुश्किल लगता है, बट डेफिनेटली इनका लगता है। मैं एक चीज़ बोलना चाह रही थी, जब मैंने फिंगर भी रेज करा था कि कांग्रेस को ये डिसाइड करना पड़ेगा उनकी लड़ाई बीजेपी से है कि रीजनल पार्टी से है। वो रीजनल पार्टीज को डेसिमेट करने के चक्कर में खुद ही खत्म हो रहे हैं और बीजेपी के लिए और स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस को डिसाइड करना पड़ेगा हर स्टेट में, क्योंकि या तो आप अपनी पार्टी को, भाई आइदर वोट शुड कम टू यू, जो रीजनल पार्टी का है वो वोट आपके पास आए। आप तो कहीं पे होते नहीं है, वो तो बीजेपी को वोट जाता है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कांग्रेस डिसाइड्स कि उनको लड़ाई उनकी बीजेपी से है या किससे है। कांग्रेस की डायलेमा तो यही है कि कांग्रेस को लगता है कि जब अलायंस पार्टनर के साथ में रहें तो पावर शेयर करें, उनकी सीटें उनके कंधों पे बैठ के, तेजस्वी यादव के कंधे पे बैठ के कांग्रेस की सीटें आ जाएं, अखिलेश के कंधे पे बैठ के कांग्रेस की सीटें आ जाएं। लेकिन जैसे ही उनको लगता है कि अच्छा कमजोर हो रहे हैं तो इनको डंप करके कांग्रेस बिना मेहनत किए वहां पे सत्ता में आ जाए। तो शायद इसलिए कांग्रेस का ये जो डायलेमा है राहुल गांधी का, वो कब खत्म होगा पता नहीं। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से नतीजे आए हैं, उन नतीजों ने नेशनल जो पिक्चर है उसमें एक क्लैरिटी लाई है कि रीजनल फोर्सेस एक तरह से कमजोर हुए हैं। स्टालिन तमिलनाडु में कमजोर हुए हैं, ममता पश्चिम बंगाल में कमजोर हुई हैं, और खास करके इंडिया ब्लॉक के जो अलायंस पार्टनर हैं वो कमजोर हुए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो अगले साल के जिसको कहते हैं कि मिनी लोकसभा का इलेक्शन, वहां पे जो बड़े 5 क्रूशियल इलेक्शन होने हैं, जहां पे 3 राज्यों में एक तरह से बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर
जो इकलौता चैलेंजर स्टेट है वो यूपी है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में आप देखें कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, गोवा में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, और इन सारे राज्यों में फिलहाल जो ट्रेंड दिखता है कि बीजेपी इन राज्यों में अपनी सरकार को रिटेन कर लेगी। 2 राज्य जो पंजाब और उत्तर प्रदेश है, जहां पर बीजेपी को चैलेंज या चुनौती मिलनी है, वो देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव चुनौती दे पाते हैं या फिर से बीजेपी की सरकार वहां भी आती है। और पंजाब जो सबसे सरप्राइजिंग स्टेट है कि क्या पंजाब में भी बीजेपी का कमल खिलेगा पश्चिम बंगाल की तरह। तो ये सारे बड़े टेकअवेज हैं। साथ ही बड़े टेकअवेज ये भी हैं कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है उसकी दाद देनी होगी कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत हुई है, और साथ ही विजय के लिए एक सुपरस्टार यानी कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक नए सुपरस्टार का, जिसको कहते हैं स्टारडम से पॉलिटिक्स की मुख्यमंत्री के ताज तक पहुंचने का जो सफर है, बिना किसी पार्टी स्ट्रक्चर के एक यूथ वोटर एंटी इनकम्बेंसी के सहारे उन्होंने वो करिश्मा कर दिखाया है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। सुनीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही हमारे अंशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही सुप्रियो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नाग साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और शशिकांत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.